अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर फिजिक्स, आज हमारा फर्स्ट लेक्चर। बस दो बातें आपसे करूंगा और उसके बाद टॉपिक को स्टार्ट करता हूं। हालात आपके सामने, इस वजह से ये सारा अरेंजमेंट किया जा रहा है और इंशाल्लाह जब ये आप लेक्चर 2-3 आपके हो जाएंगे और आप इस सिस्टम से यूज्ड टू हो जाएंगे तो आप शायद फिर सेंटर ना आना चाहें और आप चाहेंगे कि हमारी क्लास इस तरह से कंडक्ट करवाई जाए। सब काम होगा, टेस्ट भी आपके पास होगा, रिवीजन होगा, क्यूरी होगा, सब कुछ होगा, न्यूमेरिकल्स, हर चीज, हर प्रॉब्लम सॉल्व होगी, बल्कि शायद पहले से बहुत अच्छे तरीके से हो। तो आप बहुत एंजॉय भी करेंगे और डिस्कशन भी होगा, सब कुछ होगा। तो अब हालात जो भी हैं आपके सामने, इन पर हमको डिस्कस नहीं कर सकते, हम टॉपिक पर आए। पढ़ना अल्टीमेटली आप सबने है और बहुत अच्छे से पढ़ना, और इंशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा जाएगा। फर्स्ट ईयर से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया सेकेंड ईयर, क्योंकि आपने पेपर नहीं दिया। अब जो सेकेंड ईयर का आपका रिजल्ट है, यही रिजल्ट आपका फर्स्ट ईयर का बन जाएगा और 3% एक्स्ट्रा मिलेंगे आपको। यानी जो बच्चे 2 साल एफर्ट करते हैं वो आप 1 साल में अचीव कर सकते हैं। तो ये आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जो मेरे ख्याल से 40 साल बाद आई है। 40 साल पहले भी ऐसा हुआ था और अब दोबारा ऐसा हुआ है। आई थिंक 73-74 में ऐसा हुआ था कि सबको प्रमोट कर दिया गया था और अब आपके साथ ऐसा हुआ। चले, आपने इस चीज को देखा और आपने 3-4 महीने बल्कि काफी टाइम बहुत एंजॉय किया। पेपर नहीं दिया, वो एंजॉयमेंट है। लेकिन बहरहाल पढ़ाई से दूरी तो हो नहीं सकती, पढ़ाई जरूरी है। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपसे मैं शेयर करूंगा अपने लेक्चर्स को जी। तो सेकेंड ईयर 11 चैप्टर। अच्छा जी, हमारा ये लेक्चर नंबर 1 है और सबसे पहला काम तो हम ये करेंगे कि पेपर के पैटर्न को समझ लेते हैं। फिजिक्स पेपर 2, फिजिक्स पेपर 1 फर्स्ट ईयर है और फिजिक्स पेपर 2 सेकेंड ईयर है। फर्स्ट एग्जाम आपने नहीं दिया। पेपर का पैटर्न बिल्कुल वही। सेक्शन ए 70 मार्क्स का होगा, एमसीक्यूज है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 20 मिनट में आपको सारे अटेम्प्ट करना होते हैं और वो 17 मार्क्स का होता है। सबसे बड़ा सेक्शन हमारा सेक्शन बी होता है जो 40 मार्क्स का है और उसमें न्यूमेरिकल है, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, रीजन है और आपको 10 अटेम्प्ट करना होंगे आउट ऑफ 15। 4 मार्क्स का हर सवाल होगा और 10 क्वेश्चन का मतलब 40 मार्क्स आपके पास आ जाते हैं। ये सबसे बड़ा सेक्शन। सेक्शन सी उसके बाद आता है, 28 मार्क्स का है ये और इसमें लॉन्ग क्वेश्चन है और इसमें 2 अटेम्प्ट करने होंगे 3 में से और 2 में से हर सवाल के 2 पार्ट होंगे 7-7 मार्क्स के। अच्छा, अगर इस पैटर्न को एक बार देखें अच्छी तरह से तो एमसीक्यूज कंपल्सरी है 70। अच्छा, एक सवाल जहन में आता है कि आखिर एमसीक्यू 17 ही क्यों होते, 17 क्यों होते, या 20 करें 15 करें। तो बोर्ड का एक रूल है कि 20% आपने एमसीक्यू रखना है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रखना है। अब क्योंकि आपका पेपर 85 मार्क्स का है तो 85 मार्क्स के पेपर के लिए अगर हम उसका 20% बता दें तो वो 17 बनता है। अगर आप मैथ का पेपर है तो वो 100 का है तो 20 एमसीक्यूज होंगे, उर्दू में 20 होंगे, इंग्लिश में 20 होंगे। लेकिन क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री 85 मार्क्स का सब्जेक्ट है तो 15 मार्क्स आपके प्रैक्टिकल के होते हैं। इस बार तो आपने प्रैक्टिकल भी नहीं दिया तो अगले साल आपको सेकेंड ईयर के प्रैक्टिकल देने होंगे, क्योंकि कोई भी चीज डेफिनेटली एक टाइम के बाद खत्म हो जाती है। तो जो मेरा अपना गैस है कि वो इस साल के आखिर तक ये चीज मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाएगी और जब आप 2021 में आएंगे तो 2021 में हर चीज बिल्कुल नॉर्मल होगी, ये कंफर्म मैं आपसे कह सकता हूँ। और हो सकता है इससे बहुत पहले भी हो जाए, लेकिन एट मोस्ट दिसंबर 2020। लेकिन उसके बाद पेपर आपके वही अप्रैल में होंगे तो प्रिपरेशन तो 2-3 महीने में नहीं हो सकती।
हमें अभी से करनी होगी जिससे हम करते हैं। और इसमें कोई कमी हो, कोई चेंजिंग चाहेंगे, वो देखिए अभी 2-3 लेक्चर होने दीजिए, ठीक है। जब 2-3 लेक्चर हो जाएंगे तो आप वो अंडरस्टैंड कर जाएंगे आप सिस्टम किस तरह से, हम किस तरह से आपको टेस्ट दे रहे हैं, किस तरह से पढ़ा रहे हैं, क्यूरी कर रहे हैं, आपसे क्रॉस क्वेश्चन भी होगा, सब कुछ होगा, पर आहिस्ता आहिस्ता होगा। इसके अंदर आपको कोई पैनिक करने की जरूरत नहीं होगी। फिर भी आपको सजेशन देना होगा तो वो भी देंगे, हम आपको बता देंगे लिंक कहाँ आप ले सकते हैं। अच्छा, अब एक चीज और देखिएगा कि न्यूमेरिकल, खासतौर पर न्यूमेरिकल आपके तकरीबन 10 न्यूमेरिकल्स होते हैं और आपको 10 ही अटेम्प्ट करना होते हैं, तो न्यूमेरिकल मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, इस पर भी हम खास तवज्जो देंगे। तो हम स्टार्ट करने जाते हैं। एक बात दिमाग में रखिएगा कि फर्स्ट ईयर जो है वो चैप्टर 11 नहीं, चैप्टर 1 से स्टार्ट होकर 10 पे खत्म हो जाता है। सेकेंड ईयर स्टार्ट ही 11 से होता है। तो सेकेंड ईयर का हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो 11 हीट। और आजकल आपको गर्मी बहुत महसूस हो रही होगी, हीट चैप्टर का नाम। अच्छा, एक चीज दिमाग में रखते हैं कि व्हाट इज फायर एंड व्हाट इज हीट। जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये फायर है, हीट, इसके अंदर हीट मौजूद है और साथ में लाइट भी। आपके पास माइक्रोवेव अवन है, इसमें लाइट नहीं है, आग नहीं है, पर हीट है इसके अंदर। तो हीट फायर के अंदर भी हो सकती है और फायर के बगैर भी हो सकती है। तो हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा व्हाट इज हीट। चैप्टर का नाम है 11, चैप्टर का नाम ही हीट है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है और यही हमारा फर्स्ट चैप्टर। और इससे लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है, न्यूमेरिकल भी आता है, रीजन भी आता है, सब आता है। काफी बड़ा चैप्टर है, इसमें टाइम लगेगा। अच्छा, ये नोट करना है कि हमारा लेक्चर 1 है, फिर लेक्चर 2 आएगा, लेक्चर 3 आएगा, चैप्टर 11। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, आइस मेल्ट हो जाती है हीट की वजह से। सन से जमीन तक जो चीज पहुंच रही है वो हीट है। अब हीट है क्या चीज? इसके लिए जो पहली थ्योरी है उसका नाम है कैलोरिक थ्योरी। कैलोरिक लफ्ज निकला है कैलोरी से। कैलोरी माने हीट ही होते हैं, ग्रीक वर्ड है। कैलोरिक थ्योरी क्या कहती है? देखिए, अगर जैसे अभी गर्मी है तो दिन में भी गर्मी है तो रात में गर्मी है, हीट नजर नहीं आती। तो हीट इज एन इनविजिबल फ्लूइड। फ्लूइड कहते हैं हर वो चीज जो फ्लो कर जाती है, हीट भी फ्लो करती है हॉट से कोल्ड की तरह। तो heat is an invisible fluid known as calorie. Every body contains calories. Hot body contains more calorie than cold body, and calories neither create nor destroy. इस थ्योरी को कहते हैं हम कैलोरिक थ्योरी। एक और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि अगर आप ड्रिल मशीन से ड्रिल कर रहे हैं या हाथ को रब कर रहे हैं तो हीट महसूस करेंगे। अब हीट इस चीज मोशन से पैदा हो रही है और मोशन से काइनेटिक एनर्जी पैदा होती है और हीट एनर्जी है। तो एक नई डेफिनेशन आती है जिसे हम कहते हैं मैकेनिकल थ्योरी। मैकेनिकल थ्योरी ये कहती है कि हीट इज द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। टोटल काइनेटिक एनर्जी, और अगर एवरेज काइनेटिक एनर्जी किया जाए तो उसे टेम्परेचर कहते हैं और टोटल काइनेटिक एनर्जी को हीट कहते हैं। तो ये दूसरी थ्योरी है। अब आइए तीसरी सबसे इंटरेस्टिंग थ्योरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी, माइक्रोस्कोपिक थ्योरी। माइक्रोस्कोपिक थ्योरी ये कहती है कि हीट एनर्जी है और ये ऐसी एनर्जी है जो हॉट बॉडीज से निकलकर कोल्ड बॉडी में जाती है। लिहाजा माइक्रोस्कोपिक थ्योरी बनती है कि हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी which can transfer from hot body to cold body. इस तरह से हमारे पास 3 थ्योरीज डेवलप होती है। आइए एक बार फिर से समझते हैं। नंबर 1 थ्योरी कैलोरिक थ्योरी है। कैलोरिक थ्योरी कहती है कि हीट एक फ्लूइड है जो फ्लो करता है, इनविजिबल है,
हर चीज में एग्जिस्ट करती है। हॉट बॉडी में ये ज्यादा है और कोल्ड बॉडी में कम, और इसको ना तो क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते। अब चाहें तो आप नोट भी कर लीजिएगा इसको, और ये आपको नोट्स में मिलेंगे। नोट्स में जो कुछ यहाँ लिखा हुआ है वो सब नोट्स पे लिखा हुआ होगा, आप नोट्स कैंपस से आकर के ले लीजिए और अपने पास रखिए, कॉपी पे सामने रखिएगा, और जो भी सवाल आपके जहन में हो वो उसे नोट कर लीजिएगा। जब हम एक टॉपिक को मुकम्मल कर लेंगे फिर आपसे लाइव होंगे। देखिए अभी हम लाइव क्यों नहीं हो रहे आपसे, अभी हम रिकॉर्ड करके आपको दे रहे। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ने जूम पर क्लासेस ली लाइव, उसमें एक इशू ये बनता है कि अगर किसी का नेट सही नहीं चल रहा है, उसको आवाज सही नहीं आ रही है, तो वो इंटरप्ट करता है कि मुझे आवाज सही नहीं आ रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो बाकी लोगों को डिस्टर्बेंस होती है। तो हम नहीं चाहेंगे पहले आप लेक्चर को आराम से सुन लें, समझ लें, फिर डिस्कशन के लिए हम लाइव होंगे, वो फेसबुक पे होंगे, और वो आप एक हम उसका लिंक देंगे और टाइम बता देंगे, तो उस वक्त आप लाइव हो सके। उसमें हम पढ़ेंगे कुछ भी नहीं, लाइव डिस्कशन करेंगे, बातें करेंगे। अभी हम सिर्फ पढ़ाई करेंगे। तो भाई पहली थ्योरी क्या बन गई कि हीट is an invisible fluid known as calorie. Everybody contain calories. Calories neither create nor destroy. दूसरी क्या है? मैकेनिकल थ्योरी, हीट इज द टोटल काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स। और तीसरा है माइक्रोस्कोपिक थ्योरी, यानी हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच कैन ट्रांसफर फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। अब सवाल ये पैदा होता है कि एग्जाम में सवाल कैसे आएगा? ये है मेन चीज। एग्जाम में कोई ये नहीं पूछेगा कि हीट की थ्योरी कितनी है। जो नोट करने वाली बात है वो एमसीक्यूज। एमसीक्यूज के लिए पहला पॉइंट सुन लीजिए। पहला पॉइंट ये है कि हीट टोटल काइनेटिक एनर्जी है, टेम्परेचर एवरेज काइनेटिक एनर्जी है। एक फर्क। दूसरा फर्क, ये माइक्रोस्कोपिक थ्योरी क्यों कहा गया? हीट माइक्रोस्कोपिक कॉन्सेप्ट है और टेम्परेचर मैक्रोस्कोपिक। माइक्रो कहते हैं छोटा और मैक्रो बड़ा। जो चीज भी टोटल होगी उसे माइक्रो कहा जाएगा, जिसमें हर इंडिविजुअल शामिल होगा। और एवरेज जब किया जाएगा किसी चीज को तो वो मैक्रो लेवल कहलाएगा, यानी ओवरऑल मैक्रो। तो इसमें दो बातें आपने नोट करनी। पहली बात, हीट टोटल काइनेटिक एनर्जी है, सम ऑफ ऑल टेम्परेचर एवरेज। दूसरा, हीट माइक्रोस्कोपिक, टेम्परेचर मैक्रोस्कोपिक कॉन्सेप्ट है। तीसरी बात, हीट के यूनिट्स एसआई सिस्टम में जूल्स हैं, सीजीएस में कैलोरी है, और एफपीएस में बीटीयू ब्रिटिश थर्मल यूनिट। टेम्परेचर कितने यूनिट है? डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट, केल्विन। अब आपके पास कुछ एमसीक्यूज 2014 में एमसीक्यूज आया था। एवरेज इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस इज कॉल्ड। अब आप खुद सोच लीजिए, प्रेशर तो हो नहीं सकता, वॉल्यूम नहीं हो सकता, अब रह गया हीट टेम्परेचर। अगर वो कहता यहां पर बजाय एवरेज के टोटल, तो आप कहते हीट, पर यहां एवरेज कहा गया है, तो बताइए क्या बोलेंगे? टेम्परेचर। तो इस तरह से जैसे अभी मैंने आपको दिखाया, ये एमसीक्यूज आएंगे। अच्छा, जिस एमसीक्यूज यहाँ पर मौजूद है, इसे नोट्स में आपको मिलेंगे। एक एमसीक्यूज ये है, देखिए 1988 में आया था और फिर 2013 में आया। सेम एमसीक्यू, सम ऑफ द टोटल एनर्जी ऑफ द मोशन ऑफ द ऑल पार्टिकल मेजर्ड। अब आप बताइए, यहां पर टोटल का लफ्ज आ रहा है। अगर लफ्ज टोटल आ रहा है तो आप क्या बताएंगे? हीट, क्वांटिटी ऑफ हीट। एक सवाल और देखिएगा, 2002 में आया ये एमसीक्यू। द एसआई यूनिट ऑफ हीट इज, हीट के यूनिट जूल होते हैं एसआई सिस्टम में, कैलोरी भी होते हैं पर सीजीएस में होते हैं, सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट तो टेम्परेचर के यूनिट होते हैं, हीट के तो है ही नहीं। एक और सवाल पर 2009 में सवाल आया, हीट एनर्जी कैन नॉट बी मेजर्ड इन हीट। तो जूल में नापते हैं, कैलोरी में नापते हैं,
TTU में नापते हैं, पर केल्विन में तो टेम्परेचर को नापते हैं, हीट को नापते नहीं। यहाँ लिखा हुआ है हीट एनर्जी कैन नॉट बी मेजर्ड, किसमें नहीं नापते? तो डेफिनेटली केल्विन में नहीं नापते। आंसर क्या आएगा? केल्विन। अच्छा जी, चैप्टर 11 हीट। पहले हम समझते हैं इस चैप्टर में टॉपिक के 10 टॉपिक हैं। टॉपिक नंबर 1 आइडियल गैस लॉ। इसमें आप पढ़ेंगे बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, ये हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा। सेकंड आइडियल गैस इक्वेशन, जो आपने पढ़ी थी 9th में, मैट्रिक में, फर्स्ट ईयर में भी, और अब सेकंड PV इक्वल टू nRT। assumption ऑफ काइनेटिक थ्योरी तीसरा, और चौथा है इक्वेशन ऑफ काइनेटिक थ्योरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फोर्थ टॉपिक, और ये बहुत बड़ी डेरिवेशन है, लॉन्ग क्वेश्चन में आती है 7 नंबर में। ये 4 टॉपिक से हमारा एक हिस्सा खत्म होता है, जिसका नाम है गैस। ये गैसेस पर सारा टॉपिक है। जब मैं चारों टॉपिक पढ़ा चुका हूंगा, इसके बाद MCQs शुरू होंगे इन चारों टॉपिक्स के, फिर न्यूमेरिकल भी होंगे। फिर हम पढ़ेंगे थर्मल एक्सपेंशन, फिर करेंगे उसके न्यूमेरिकल, फिर पढ़ेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, फिर उसके न्यूमेरिकल होंगे, फिर स्पेसिफिक हीट पढ़ेंगे, सेकेंड लॉ पढ़ेंगे, कार्नो इंजन पढ़ेंगे। अच्छा, यहाँ पर लोग इसको कार्नोट इंजन पढ़ते हैं, ये कार्नोट नहीं, कार्नो है, टी साइलेंट है, और ये नाम है एक फ्रेंच मिलिट्री इंजीनियर का, उसका नाम एक्चुअल में श्री कार्नो था। तो उसने किताब लिखी थी 1824 में। उस किताब में एक इंजन का कॉन्सेप्ट दिया था जो आज तक चल रहा है और हमेशा चलता रहेगा, तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो हम पढ़ेंगे इसके अंदर, कार्नो इंजन। और लास्ट टॉपिक हमारा होगा, ये हमारे 10 टॉपिक है। तो स्टार्ट करेंगे हम टॉपिक नंबर 1 बॉयल्स लॉ। ये भी आप लोग बॉयल्स लॉ 9th में, मैट्रिक में पढ़ चुके। रॉबर्ट बॉयल्स आदमी का नाम, और आपको पता है जैकबिन हेजन इज द फादर ऑफ केमिस्ट्री एंड रॉबर्ट बॉयल्स इज द फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। 1616 में इसने एक लॉ दिया जो आपके सामने है। अब इस लॉ को देखते हैं और वहीं से लॉ को समझते हैं। प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हैं और वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। कांस्टेंट है टेम्परेचर और कांस्टेंट है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को आप चेंज नहीं कर रहे, टेम्परेचर को आप चेंज नहीं कर रहे, प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हैं, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, प्रेशर को डिक्रीज कर रहे हैं, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। लिहाजा ये लॉ बन गया, एट कांस्टेंट टेम्परेचर and for fixed number of molecule, volume is inversely proportional to the pressure. अब आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। जब प्रोपोर्शन की साइन को रिमूव करेंगे तो आता है कांस्टेंट, यानी PV इक्वल टू K। लिहाजा ये लॉ इस तरह भी कह सकते हैं, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड फॉर फिक्स्ड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल the product of pressure and volume remains constant. अच्छा, अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर हम ग्राफ प्लॉट करें बिटवीन वॉल्यूम एंड प्रेशर, तो ग्राफ एक कर्व बनता है, सर्फ हाइपरबोला कहा जाता है। अच्छा, हाइपरबोला क्यों कहा जाता है, पैराबोला क्यों नहीं कहा जाता? इसकी रीजन बहुत सिंपल सी है। पैराबोला भी कर्व है, हाइपरबोला भी कर्व है, बस एक फर्क है। पैराबोला प्रोजेक्टाइल मोशन में आपने कहा वो भी कर्व था और ये भी कर्व है, बस एक फर्क है। पैराबोला सेकेंड डिग्री इक्वेशन, उसी इक्वेशन आपने निकाली थी y इक्वल टू x टेंजेंट थीटा माइनस gx स्क्वायर, या x स्क्वायर था सेकेंड डिग्री। जबकि यहां इनवर्स रिलेशन, जब भी दो चीजें इनवर्सली प्रोपोर्शन होंगी तो भी कर्व बनेगा,
और सेकेंड डिग्री की इक्वेशन होगी जो कि प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन थी, वो भी कर्व। लेकिन हम कर्व को अंडरस्टैंड कैसे करेंगे? अगर मैं हाइपरबोला कहूं तो समझ जाइएगा कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब ये निकल रहा है कि अगर कोई ये कह दे आपसे कि वॉल्यूम और प्रेशर का कर्व हाइपरबोला है, तो आप समझ जाइए कि वॉल्यूम और प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इसलिए हाइपरबोला है। अच्छा, अब एक बहुत इंटरेस्टिंग बात, ये हमारे टॉपिक से हट कर है, कोई नहीं पूछेगा आपसे गुजार, आखिर 1660 में ही ये लॉ क्यों आया? इससे पहले क्यों नहीं आया? तो बहुत सिंपल था, लेकिन रीजन बड़ी सीधी सी है। वॉल्यूम मेजर करना पॉसिबल है, और प्रेशर को मेजर करने के लिए हम बैरोमीटर चाहिए। बैरोमीटर इन्वेंशन है टॉरिसेली की। बैरोमीटर करना है 1643। तो उससे पहले तक प्रेशर को नापने के लिए हमारे पास कोई प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट ही नहीं था, तो ये लॉ वेरीफाई कैसे होता? और इसने प्रेशर को कैसे मालूम किया, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये मरकरी ले लें आप किसी जार में, एटमॉस्फेयर, हमारा एटमॉस्फेयर, इस पर हवा है, उसका एक वजन है, एक प्रेशर। तो एक ट्यूब ले लें, उसको वैक्यूम कर दें और उसको सेल करें और इसके इस ब्लॉक को हटा दें। अब यहां एयर नहीं है, चारों तरफ एयर है। जितना एयर का प्रेशर पड़ेगा उतना ये मरकरी ऊपर जाना शुरू हो गया। जब इस शख्स ने इसको मेजर किया कि आखिर ये मरकरी कितना ऊपर गया, तो ये 76 सेंटीमीटर ऊपर गया मरकरी, मीन्स तकरीबन 760 mm। इसीलिए आप केमिस्ट्री में कहते हैं 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू 760 mm ऑफ मरकरी, यानी वो मरकरी लिक्विड को 760 mm लिफ्ट कर देता है, इतना प्रेशर। और उसको टॉर भी कहते हैं, तो वो इसी के ऊपर कहते हैं, टॉरिसेली आदमी का नाम है, उसके नाम पर टॉर का। ये वो एक इंफॉर्मेशन जो मैंने आपको इसलिए दी ताकि आपको अंडरस्टैंड हो कि टॉर क्यों कहते हैं, एमएम क्यों कहते हैं, मरकरी का लफ्ज क्यों आता है। और ये बात अंडरस्टैंड कर जा रहे हैं हम लोग कि आखिर बॉयस का 1660 से पहले किसी ने क्यों नहीं दिया। जब जाबिर बिन हयान फादर ऑफ केमिस्ट्री और बहुत सारे काम कर दिए, तो ये काम उनके लिए क्यों मुश्किल था? इसलिए कि उनके पास ये इंस्ट्रूमेंट मौजूद ही नहीं था। हमारे पास अब सेकंड टॉपिक है चार्ल्स लॉ। जैस्किस चार्ल्स आदमी का नाम, और ये आया है 1785। चार्ल्स लॉ भी आपके सामने जनाब, चार्ल्स लॉ देख सकते हैं। चार्ल्स लॉ का यहाँ प्रेशर कांस्टेंट है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कांस्टेंट है, तो आप बोलेंगे एट कांस्टेंट प्रेशर एंड फॉर फिक्स्ड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। अब आप यहाँ पर टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं, वॉल्यूम इंक्रीज, टेम्परेचर डिक्रीज, वॉल्यूम डिक्रीज। इट मींस कि at constant pressure and for fixed number of molecule, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, क्योंकि जितना टेम्परेचर इंक्रीज, वॉल्यूम इंक्रीज, टेम्परेचर डिक्रीज, वॉल्यूम डिक्रीज। एट कांस्टेंट प्रेशर एंड फॉर फिक्स्ड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। ये वॉल्यूम प्रेशर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। हटाएंगे प्रोपोर्शन, आता है कांस्टेंट, V over P is constant, यानी the ratio of volume and temperature remain the same. At constant pressure and for a fixed number of molecule, the ratio of volume and temperature remain constant. ग्राफ स्ट्रेट लाइन, जब हम इस ग्राफ को पीछे की तरफ एक्सटेंड करते हैं तो ये कट करता है एक खास जगह पर जहां पर इसका वॉल्यूम 0 होता है, और वो होता है -273 डिग्री सेल्सियस। -273 डिग्री सेल्सियस पर वॉल्यूम 0 हो गया, और क्योंकि वॉल्यूम नेगेटिव नहीं हो सकता, तो इसलिए हम ग्राफ को आगे नहीं बढ़ा सकते, तो टेम्परेचर इससे मजीद कम नहीं हो सकता। इस लोवेस्ट पॉसिबल टेम्परेचर को हम कहते हैं 0 केल्विन या एब्सोल्यूट 0।
अब हमने अब तक क्या पढ़ा, आज का टॉपिक। कल नेक्स्ट टॉपिक जब मैं बताऊंगा उसमें मैं आपको एक टेक्निक बताऊंगा कि बॉयस लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रो लॉ, ये तीनों लॉ हम याद कैसे हो जाए। आपने याद नहीं करना, आप आराम से बैठे, सिर्फ आपने लेक्चर सुना है, इन चीजों को देखा है, मैं आपको टेक्निक बताऊंगा उसकी, वो अगले लेक्चर में बताऊंगा। बस इसमें जो नोट करने वाली बात वो ये है कि 0 केल्विन का हूं या -273 डिग्री सेल्सियस का हूं, ये वो टेम्परेचर जिस पर गैस का वॉल्यूम 0 हो जाता है। तो इसमें एक चीज नोट करने वाली है, व्हाट इज एब्सोल्यूट। एक बार एग्जाम में सवाल पूछा गया था, आई थिंक 84 में, एक नंबर का सवाल, डिफाइन एब्सोल्यूट 0। सिंपल डेफिनेशन है, absolute 0 or 0 Kelvin is a temperature at which volume of a gas becomes 0. दूसरी बात, अगर गैस का वॉल्यूम ही 0 हो गया तो गैस गई कहां, गैस बिकम लिक्विड। इसीलिए एक और तारीफ बन गई कि absolute 0 or 0 Kelvin is the temperature at which all the gases become a liquid. तो अब तक जो चीजें नोट करने वाली बात है आज के पूरे लेक्चर में मैं समरी दूं, तो फर्स्ट लेक्चर हमारा ये हुआ कि हमने ये समझा कि पैटर्न फिजिक्स का सेम है फर्स्ट ईयर का और सेकंड ईयर का पेपर का। दूसरा, हमारे पास चैप्टर 11 पहला है, आखिरी 20 है, 11 चैप्टर हीट का है और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और हमने ये समझा कि फर्स्ट टॉपिक हमारे पास है आइडियल गैस लॉ, जिसमें 2 लॉ पढ़े हमने, बॉयस लॉ और चार्ल्स लॉ। बॉयस लॉ का ग्राफ बोला है, चार्ल्स लॉ में स्ट्रेट लाइन है, बॉयस लॉ रिलेशन वॉल्यूम प्रेशर में है, चार्ल्स लॉ रिलेशन वॉल्यूम टेम्परेचर। तो हम आज तक के लिए इतना ही, और फिर अगली क्लास में हम इंशाल्लाह यहीं से अपनी बात को आगे शुरू करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि ये चीजें याद कैसे की जाएंगी। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।